Welcome to my online class. Today I am going to take the second part of the lesson, India, climate, vegetation and wildlife. In the previous day, we learnt about the climatic condition of India and the varied physical features of India. इसमें हमने क्लाइमेट्स के बारे में पढ़ा था कि हमारे इंडिया में बहुत जो किस प्रकार के चार प्रकार के जो बॉडली जो डिवाइड करा है, चार प्रकार के डिफरेंट सीजन्स हैं और इस सीजन्स का क्या इफेक्ट होता है। मेनली हमारे सीजन जो है मानसूनी टाइप का क्लाइमेट है और इस क्लाइमेट का हमारे जो है आम जिंदगी पर कितना ज़्यादा इफेक्ट होता है, इन सब के बारे में पढ़ा था हमने। और ये क्लाइमेटिक वेरिएशंस का क्या क्या वजह है, किस वजह से, आपको मैंने इसके प्रीवियस चैप्टर में बताया था। हमारा जो लोकेशन है, हमारा जो सिचुएशन है और हमारा एल्टीट्यूड, रिलीफ, ये सब चीज़ जो है हमारे क्लाइमेटिक फैक्टर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करा और जिसकी वजह से वी हैव अ वेरी टाइप ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक अबाउट द वेजिटेशन एंड अदर द थिंग्स। स्टूडेंट्स, क्लाइमेट्स डिपेंड्स अपॉन, क्लाइमेट्स जो है किस पर निर्भर करती है, क्लाइमेट्स में कौन कौन सी चीज़ इफेक्ट करती है। तो दैट इज लोकेशन, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड रिलीफ। किसी भी एरिया का मौसम को कौन कौन प्रभावित करता है, वो आता है लोकेशन। कोई भी एरिया का जो पोजीशन होता है वो कितना जो है इक्वेटर में जो है बट उसका पोजीशन कैसा है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के कितने निकट है, कितने दूर है, पोल पर है, ये जो उसका पोजीशन है वो बताती है। दूसरा एल्टीट्यूड है, ऊंचाई का इफेक्ट होता है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, जितना डिस्टेंस जो है वो सी से दूर होती है, सी से जितना डिस्टेंस उसका जाते रहता है, वो एरिया जो होती है, जब ठंड में बहुत अधिक ठंड पड़ती है और गर्मी में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। और जो एरिया बिल्कुल समुद्र के निकट होता है या पानी के निकट होता है, वह एरिया में जो मॉडरेट क्लाइमेट होता है। एंड द रिलीफ, बहुत ज़्यादा रिलीफ फीचर, फिजिकल फीचर्स तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। अगर कोई चीज़ माउंटेनियस एरिया में आती है, वैली जोन्स में आती है, तो चाहे वो एरिया बहुत ही गर्मी वाला हो, लेकिन माउंटेन्स वैली एरिया में जो एरिया आती है वो ठंडा रहता है, हवाओं का बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में सब देखिए, जैसे जैसलमेर एंड बीकानेर इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान आर वेरी हॉट। जैसलमेर और बीकानेर ये दो एरिया जो है बहुत हॉटेस्ट एरिया में, बिकॉज इट इज इन द डेजर्ट जोन एरिया, ये जो है डेजर्ट एरिया में आती है, इसलिए वो एरिया बहुत कैसे होती है, गर्मी वाला है। दिन को बहुत गर्मी रहती है और रात के समय क्या होता है, यहाँ पर ठंड होती है क्योंकि वहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट बिल्कुल नहीं होता है। और दूसरा है वाइल्ड द्रास एंड द कारगिल इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर का द्रास है और कारगिल एरिया है, जो लद्दाख एरिया और जम्मू कश्मीर का एरिया होता है वो फ्रीजिंग कोल्ड होता है। द्रास और जम्मू कारगिल एरिया ये जो होता है बहुत ही ठंडा इलाका होता है, बिकॉज ऑफ द माउंटेन्स, हिमालय माउंटेन की उपस्थिति के कारण क्या होता है, यहाँ पर ठंड का मौसम होता है। तो आपने देखा किस तरह से रिलीफ फीचर्स ने वहाँ के क्लाइमेट को इफेक्ट किया है। लाइक मुंबई जो है, यहाँ पर वट एवर दैट मुंबई एंड ट्रिवांड्रम, दैट एरिया इज वेरी नियर टू द कोस्टल एरिया, सो दैट एरिया हैज एक्सपीरियंस मॉडरेट टाइप ऑफ ए क्लाइमेट। आप बैंगलोर जाइए, बैंगलोर दो इट इज इन साउथ इंडियन एरिया बट इट इज, ये जो है वैली जैसे एक पहाड़ों से गिरा है। एंड बैंगलोर एरिया जाइए, इट इज कोल्ड एरिया, या मतलब वहाँ पे ज़्यादा अधिक गर्मी नहीं पड़ती है। वहीं अगर आप चेन्नई में चले जाएँ, चेन्नई एरिया में चले जाएँ तो वहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट होती है। तो इस तरह से जितने ज़्यादा, अगर आप एमपी और बिल्कुल मिडिल पार्ट में लैंड एरिया में जाएंगे तो वहाँ पर क्या होता है, इस एरिया से प्लेनी जोन एरिया है, प्लेनी एरिया हुआ दिल्ली है, एमपी एरिया है, और जहाँ मैदानी इलाका होता है वहाँ पर क्या होता है, जो ठंड के समय में बहुत अधिक ठंड पड़ती है और गर्मी के समय में बहुत ज़्यादा गर्म पड़ती है क्योंकि वे समुद्र से बहुत अधिक दूर रहता है। इस प्रकार से द क्लाइमेट्स को जो है वहाँ का रिलीफ, वहाँ का अल्टीट्यूड और जो पोजीशन है, ये सारी चीज़ें जो है क्लाइमेट को प्रभावित करती है। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे अबाउट द नेचुरल वेजिटेशन। What is natural vegetation? Vegetation means the plant, trees, grasses, all are called as a vegetation. हम सभी को plants हो, grass हो, trees हो, सबको जो है हम vegetation कहते हैं। But what is natural vegetation? प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं? The grass, shrubs and trees which grow on their own without interference or help from human being are called natural vegetation. जब हम प्लांट्स लगाते हैं तो उसे हम नेचुरल वेजिटेशन नहीं कहते, प्लांटिंग कहते हैं।
तो नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है? विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ द ह्यूमन बीइंग, बिना मानव के सहायता के, बिना मानव का उसमें किसी प्रकार का योगदान ना होकर अपने आप से उगे हुए श्रब्स, ग्रासेस और ट्रीज को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। और ये हर प्राकृतिक वनस्पति आपको सभी जगह पर हर अपने क्लाइमेटिक, अपने फिजियोग्राफिक और रिलीफ फीचर्स और वहाँ के सॉइल के आधार पर जो है आपको नेचुरल वेजिटेशन देखने को मिलेगा। तो रीजन फॉर डिफरेंस हियर, ड्यू टू द वेरिड क्लाइमेटिक कंडीशन, इंडिया हैज ए वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। हमारा जो क्लाइमेटिक कंडीशन है बहुत डिफरेंट टाइप का है। मैंने कहा ना, किसी एरिया में जो है हाई टेम्परेचर है, कोई एरिया में कोल्ड क्लाइमेट है, कहीं पर जो है हाई रेनफॉल जोन है। आप जैसे मौसिनराम में जो सबसे ज़्यादा रेनफॉल, हाई रेनफॉल होता है, वहीं पर अगर हम थार डेजर्ट राजस्थान में चला जाए तो वहाँ पर जो है हाई होता है टेम्परेचर, जो है थार डेजर्ट एरिया में, जैसलमेर एरिया में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अधिक होता है। तो उस एरिया में आप सोचिए वेजिटेशन के लिए क्या एसेंशियल क्या है? उसे धूप की रोशनी भी चाहिए और बारिश भी, पानी की मात्रा भी उतनी ही आवश्यकता होती है। तो जहाँ पर हाई रेनफॉल होता है वहाँ पर आपको कैसे मिलेगा? जो वेजिटेशन होता है बहुत ही अधिक मिलेगा, घने वन वाला क्षेत्र मिलेगा। तो असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, द ईस्टर्न एरिया से हैविंग द हाई रेनफॉल जोन एरिया, सो वहाँ पर टाइम कैसा रहता है? जो वन भी रहता है, फॉरेस्ट एरिया होता है, बहुत ज़्यादा होता है और उसको कहते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। वहाँ पर अधिकतर आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं पर आप राजस्थान एरिया में जाइए, हैविंग ए लो वेरी हाई टेम्परेचर जोन एरिया, बहुत ज़्यादा वहाँ पर गर्मी पड़ती है, तो वहाँ पे आपको कैक्टस जैसे थॉर्नी फॉरेस्ट एरिया आपको देखने को मिलेगा। एंड वहीं पर आप कोस्टल एरियाज में जाइए तो वेस्ट बंगाल वगैरह एरिया में जो है आपको अंडमान निकोबार में जो टाइडल फॉरेस्ट होता है, या तो सुंदरबन एरिया, सुंदरबन का जो फॉरेस्ट वन होता है वो आपको देखने को मिलेगा। ज्वारीय वन जिसे कहते हैं वो वन देखने को मिलेगा। आप मानसूनी एरिया जो मिडिल जो इंडिया के पार्ट में, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट टाइप का मिलेगा। मानसूनी जो वन कहते हैं वहाँ पर एक जैसा जो पेड़ और होता है, काफ़ी मतलब कीमती जो वन होते हैं, जो अधिकतर जो है उस काम के लायक के होते हैं, हमारे इकोनॉमिक बेनिफिट वाला होता है, उस तरह के जो वन आपको देखने को मिले, मानसूनी प्रकार के वन देखने को मिलता है। तो अलग अलग क्लाइमेटिक जोन जो है, जिस प्रकार से क्लाइमेट होता है उसी आधार पर जो है आपको वन वेजिटेशन एरिया भी देखने को मिलेगा या फॉरेस्ट एरिया आपको देखने को मिलेगा। एंड सॉइल इज ऑल्सो अफेक्टिंग द नेचुरल वेजिटेशन एंड द अल्टीट्यूड ऑफ द एरिया, रेनफॉल, ऑल द थिंग्स आर टोटली दे affect the natural vegetation of a particular area. And here we have a wide range of natural vegetation. हमें बहुत सारे तरह के नेचुरल वेजिटेशन देखने को क्यों मिलती है? क्योंकि यहाँ पर फिजिकल वेरिएशन है, क्लाइमेटिक वेरिएशंस है और सॉइल में भी वेरिएशन पाया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस वेरिएशन वी हैव आल्सो है वेरिड नेचुरल वेजिटेशन। स्टूडेंट्स, हमने नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पढ़ा, उसमें मेनली फॉरेस्ट एरिया के बारे में पढ़ा। मैंने कहा था हियर वी हैव अ वेरिड टाइप ऑफ द फॉरेस्ट रीजन्स, सो बट फॉरेस्ट या वेजिटेशन इज वेरी नेसेसरी फॉर अस। व्हाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी? फॉरेस्ट क्यों ज़रूरत है? आज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है प्लांट्स की, नेचुरल वेजिटेशन की, क्योंकि प्लांट्स और नेचुरल वेजिटेशन ही हमारा जो है लाइफ को, हमारे एग्जिस्टेंस को आगे बढ़ाएगा। हमारा फ्यूचर जो अगर लाइफ है, अर्थ का एग्जिस्टेंस चाहिए, तो इट इज़ वेरी नेसेसरी वी शुड प्रोटेक्ट अवर फॉरेस्ट एरियाज। सो फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल टू अस। प्लांट्स जो है बच्चों हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्लांट्स के बिना जो है लाइफ हम सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि प्लांट्स जो है जीवन को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा जरिया है। सो प्लांट्स, फर्स्ट मैं कुछ ही पॉइंट्स बता रही हूँ आपको फॉरेस्ट के, प्लांट्स के बारे में, इससे भी आगे बहुत कुछ है। द मेन इंपॉर्टेंट, प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन एंड वी ब्रीथ एंड ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स का सबसे बड़ा खासियत है इट रिलीज ऑक्सीजन एंड विच इज वेरी नेसेसरी फॉर अस। वी आर ब्रीथिंग द ऑक्सीजन, हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को और एक्सहेल करते हैं द कार्बन डाइऑक्साइड। एंड द प्लांट्स दे ऑब्जर्व द कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो अर्थ को जो है टेम्परेचर को बढ़ा देती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो ऑब्जर्व करती है और ऑक्सीजन देती है। आप सोचिए सबसे बड़ा जीवनदायिनी, लाइफ लाइन जिसे कहते हैं, वो सबसे ज्यादा हमें कौन देती है? द प्लांट्स। एंड द नेक्स्ट वन इज द
the roots of the plants bind the soil, thus they control soil erosion. जिसके रूट्स जो है वो प्लांट्स को बाइंड, प्लांट जो होती है वो उसके जो रूट्स होते हैं वो सॉइल को बाइंड करती है और सॉइल इरोजन को होने से रोकते हैं। सॉइल इरोजन का मतलब क्या है? मिट्टी का कटाव। अगर सॉइल रूट्स अगर मजबूत नहीं होगा, अगर आप एकदम खाली जगह पे छोड़ दीजिए, बारिश होगा सारी मिट्टी बहकर चली जाएगी। आपको पता है सॉइल का अपर पोर्शन जो होता है बहुत ही उपजाऊ रहता है, और अगर ये फॉरेस्ट जो हमारा जो प्लांट्स है उसको बाइंड करके रखती है और सॉइल इरोजन होने से रोकती है। एंड फॉरेस्ट provide us with timber, furniture, fuel, wood, fodder, medicinal plants and herbs, gum, honey, etc. इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हमें जो है फॉरेस्ट देती है, हमारे प्लांट्स हमें देती है। प्लांट्स हमें बहुत कुछ देती है जो हमारे लिए बहुत ही जरूरत है। सो इट इज वेरी नेसेसरी, वी शुड प्रोटेक्ट देम। तो आज मेन चैलेंजेस क्या है? व्हाट इज दैट? नेचुरल वेजिटेशन क्या है? डिस्ट्रॉय टू ए लार्ज एक्सटेंट। आज जो मनुष्य जो है बिना जाने इन वेजिटेशन को बहुत लार्ज एक्सटेंट में डिस्ट्रॉय कर रही है। फॉर व्हाई? बिकॉज ऑफ द रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज, जो है कंटिन्यूसली जो है ट्रीज का कटाव करती है ओनली फॉर देयर ओन यूज, अपना सेल्फिशनेस के लिए, अपने कामों को पूरा करने के लिए जो है इंसान अंधाधुंध पेड़ों को कटाई कर रही है और दिन ब दिन हमारा नेचुरल वेजिटेशन जो है नुकसान होते जा रहा है। ये हम नहीं जानते कि हम जितना ज़्यादा नेचुरल वेजिटेशन को नुकसान करेंगे वो हमारे लिए भी उतना ही नुकसानदायक है, हम अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो बच्चों, आप जो न्यू जनरेशन है आपका ही सबसे बड़ा दायित्व है कि आप कुछ ना करें तो भी जरा अपना, अगर आप देश की सेवा भी करने चाहते तो अपने घरों में जरूर प्लांटिंग करिए। प्लांट्स आप लगाएंगे तो इससे बढ़कर जो है कुछ भी नहीं। आप अपने अर्थ को जो है, हमारे जो जीवन को जो है एक वरदान के रूप में है पेड़ों को लगाना। और दूसरा वजह क्या है डिस्ट्रॉय होने का? पोल्यूशन, चेंजिंग क्लाइमेट। पोल्यूशन जो है, पोल्यूशन की वजह से आज जो है एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन हर जगह में प्रदूषित हो रहे हैं। मतलब जो है जो भी एयर का हो, वाटर को, सबकी क्वालिटी में डिग्रेड आ रहा है और उसमें एक्सेस जो है, जो उसके क्वालिटी को बिगाड़ने वाले एक्सेस चीज़ें आ रही है, वही पोल्यूशन कहलाते हैं। और इस पोल्यूशन की वजह से भी जो होता है वन जो है नेचुरल वेजिटेशन का नुकसान हो रहा है। इसका सोल्यूशन क्या है? हम इसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हमें जो है अपने प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना है। सो वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज एंड प्रोटेक्ट द एग्जिस्टिंग वंस। हमारा सबसे बड़ा काम क्या होता है कि हम जो है जितना हो सके प्लांट्स को लगाएं। प्लांट्स जो है एक बच्चा एक भी पेड़ लगा दे तो बहुत है, तो हम जितना हो सके मैक्सिमम प्लांट्स करें और जो प्लांट्स है उसको प्रोटेक्ट करें। इतना तो हम कर सकते हैं। एंड द सेकंड वन इज वी कैन मेक स्पेशल प्रोग्राम्स, लेके वन महोत्सव हुआ, इस प्रकार के स्पेशल फॉरेस्ट डे, इस द स्पेशल प्रोग्राम्स के लोगों को अवेयर करें। द पीपल जब अवेयर होगा उनको इसके बारे में पता चलेगा और इससे होने वाली उपयोगिता के बारे में पता चलेगा, तो हमारा जो वन है, हमारा जो नेचुरल वेजिटेशन ऑटोमेटिकली जो है प्रोटेक्ट हो जाएगा और पूरा अर्थ जो है ग्रीनरी से भर जाएगा। नाउ वाइल्ड लाइफ, जिस प्रकार से नेचुरल वेजिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक दैट द वाइल्ड लाइफ इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। नेचुरल वेजिटेशन है तो वाइल्ड लाइफ है और ये सब हमारे बायोस्फीयर का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, इट इज वेरी नेसेसरी फॉर अस। सो इंडिया इज इक्वली रिच इन वाइल्ड लाइफ. Because of varied physical features, varied climate, we have also varied type of wildlife. The peacock is our national bird. Other common birds are parrots, pigeons, myna, geese, bulbul and dove. ये सारे तरह के जो बर्ड्स हैं वो हमारे इंडिया में पाए जाते हैं और इसमें हम अपना पीकॉक जो है हमारा नेशनल बर्ड है. और बर्ड सेंचुरीज हैव बीन क्रिएटेड टू गिव बर्ड्स देयर नेचुरल हैबिटेट. आजकल जो है बर्ड्स हो या किसी तरह का वाइल्ड लाइफ है, सबको प्रोटेक्शन करना इट इज़ वेरी नेसेसरी. क्योंकि हमने पहले भी आपको कहा कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो है नेचुरल वेजिटेशन एंड फॉरेस्ट एरिया डे बाई डे कम हो रहा है और इनका हैबिटेट, इनका रहने का स्थान है इन वाइल्ड लाइफ का. और नेचुरली अगर नेचुरल वेजिटेशन कम हो जाएगा तो ये जो वाइल्ड लाइफ है इनको भी नुकसान होगा और ये भी खत्म हो जाएंगे और एक दिन एक्सटेंड हो जाएंगे और इससे क्या होगा हमारे जो बायोस्फीयर में ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा. सो वी नीड टू प्रोटेक्ट दम. For the protection of the birds, we make the bird sanctuaries
फॉर देयर नेचुरल हैबिटेट। इनको रहने के लिए, निवास करने के लिए जो है हमने बहुत सारे बर्ड सेंचुरीज बनाए हैं, एंड फॉर ओनली फॉर द प्रोटेक्शन। And there are several hundred of species of snakes found in India। आपको यहाँ के अगर सांपों की वैरायटी बहुत सारे यहाँ पर इंडिया में पाए जाते हैं, और जंगलों में आपको कई वैरायटी के सांप देखने को मिलते हैं। इसमें सबसे जो है कोबरास एंड कैरेट्स आर इम्पोर्टेंट अमंग दम। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो कोबरास एंड कैरेट्स है। कैरेट्स मतलब जो वेस्ट बंगाल में ये जो सांप की जो वैरायटी है बहुत अधिक देखने को मिलता है, और ये स्पीसीज हमारे इंडिया में बहुत ही अधिक पाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताती हूँ द स्टेप्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ को कैसे हम प्रोटेक्ट करेंगे, इसके लिए हम कौन कौन से मेजरमेंट करेंगे। सो मेनी नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स हैज बीन सेट अप फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ को जो है प्रोटेक्शन के लिए, उनको सुरक्षित करने के लिए जो है बहुत सारे नेशनल पार्क, सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए गए हैं ताकि वे प्रोटेक्ट रहे, उनका जान को नुकसान ना हो। द गवर्नमेंट हैज आल्सो स्टार्टेड प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट टू प्रोटेक्ट देम। आजकल जो है टाइगर को बचाना, सेव करना, क्योंकि उनकी संख्या दिन ब दिन खत्म हो रही है, तो टाइगर प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट किया गया है, और प्रोजेक्ट एलिफेंट टू प्रोटेक्ट देम। इन हाथियों को भी बचाने के लिए और टाइगर को बचाने के लिए उनको प्रोटेक्शन का जो है कई तरह के प्रोग्राम्स जो है शुरू किए गए हैं। एंड most important things is we should refuse to buy things made from the parts of the bodies of the animals। सबसे अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हम ऐसे चीजें ना खरीदें जो इनके एनिमल्स के जो बॉडी से, जैसे उनके बोन्स के, उनके हॉर्न, उनके स्किन, उनके फर और उनके फेदर, पंखों से जो बनने वाले जो आइटम्स हैं उस चीज़ों को हम ना खरीदें। बहुत लोगों की शौक होती है कि जानवरों के जो चमड़े होते हैं, उनके जो हॉर्न होते हैं, जो असम का जो वन हॉर्न वाला जो गेंडा है वो जो है डायनासोर है, वो डे बाई डे जो है वो खत्म होता जा रहा है, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा कीमत है। तो इस तरह से अगर हम इस चीज़ों को खरीदे ही ना, हमारा शौक अगर हम पूरा ना करें और इन चीज़ों को हम सोचें कि हम इनको बचाएं, अगर हम अपना एम रख दें कि तब जो है लोग, जब खरीदारी नहीं होगा तो कोई उसको जो है नुकसान भी नहीं करेगा, तो हम जो है हम खुद जो है इन वाइल्ड लाइफ को बचा सकते हैं। तो मैं भी बच्चों आपसे यही कहूँगी कि जितना भी हो सके आप वाइल्ड लाइफ को, चाहे वो पेट एनिमल्स हो, जो भी आपके घर में, वो इन सब को जो है आप प्रोटेक्ट करें, क्योंकि ये भी हमारा ही इस पृथ्वी का, इस बायोस्फीयर का बहुत बड़ा हिस्सा है और इनका होना हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो बच्चों, तो मैंने जो है इस लेसन्स में आपको अबाउट द क्लाइमेटिक कंडीशन, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ इसके बारे में बताया है कि मुझे पूरा होप है कि आपको, उम्मीद है कि आपको ये लेसन बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और आप जो है इस लेसन को बार बार पढ़िए, और इसमें से कोई भी डाउट होने से आप जो है आप इसको पढ़िए, और आप अपने टीचर से या अपने बड़े लोगों से जो है अपने दीदी या भैया से पूछिए, और आप जो है इस लेसन्स को पढ़कर समझकर अपने जीवन पे अपनाने का कोशिश करें। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स देने जा रही हूँ कि अब आप इस असाइनमेंट्स को ध्यान से देखिए। मैं कुछ मार्क वर्क भी दूंगी, साथ में कुछ और भी वर्क दूंगी। आप इस असाइनमेंट को ध्यान से पढ़िए। अगर आपने इस लेसन को थरोली पढ़ा है और मैंने जो बताया आपने थरोली सुना है, तो आप इजीली जो है इसको कर सकते हैं। तो द फर्स्ट वन इज, ऑन ए मैप ऑफ इंडिया लोकेट द प्लेसेस जैसलमेर, जम्मू एंड कश्मीर, बीकानेर एंड असम। मैं इन नामों को दोबारा रिपीट करने जा रही हूँ। जैसलमेर, जम्मू एंड कश्मीर, बीकानेर एंड असम। ओके बच्चों, आप इसे मैप में, इंडिया के मैप लीजिए और उसमें लोकेट करिए। उसके बाद नेक्स्ट वन है, आप एक पिक्चर बनाइए जिस पिक्चर में ट्रीज को, फोटो ट्रीज का पिक्चर बनाइए, और ट्रीज से कौन कौन से आपका उपयोगिता होती है उन सारी चीज़ों को आप या तो डायग्राम बनाइए या तो उसका कटिंग्स करके जो है आप उसको अपने नोटबुक में पेस्ट कीजिए। तो आपको ये पता चल जाएगा कि वनों से हमें क्या क्या उपयोगिता है। ओके बच्चों, उसके बाद कुछ असाइनमेंट दे रही हूँ, कुछ होमवर्क दे रही हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। Hot and dry winds known as dash blow during the day in the summer. The states of Andhra Pradesh and Tamil Nadu receive a great amount of rainfall during the season of dash.
डैश फॉरेस्ट इन गुजरात इज द होम ऑफ डैश। ओके बच्चों, ये 3 फिल इन द ब्लैंक्स है। अब नेक्स्ट टिक द करेक्ट आंसर्स। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल अकर्स इन मुंबई। नंबर 2 आसनसोल। नंबर 3 मौसिनराम। B, wild goats and snow leopards are found in Himalaya region, Peninsular region and Gir forest. C, during the southwest monsoon period, the moisture-laden winds blow from land to sea, sea to land or plateau to plains. Okay students, now I am going to ask some questions. Answer the following questions. Name the different seasons in India. And the number 2 is what is natural vegetation. तो ये असाइनमेंट आप अपने नोटबुक पे ज़रूर लिखिए। इससे आपको पता चल जाएगा आप इस लेसन्स के बारे में कितना कुछ जानते हैं। आप खुद करने का कोशिश करिए। जब आप खुद करेंगे तो आपको जो है ये लेसन्स के जो है बारीकियों के बारे में पता चल देगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय।